हेलो एवरीवन, दिस इज निशु एंड यू आर वाचिंग अनयूजुअल वे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम चैप्टर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो मतलब हमें इस क्वेश्चन में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आते हैं, या तो ये 4 मार्क्स का आ सकता है या फिर ये 6 मार्क्स का आ सकता है। ओके, तो मैंने सभी इस क्वेश्चन के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी इसमें लिखे हैं। आपको सिर्फ अपने अनुसार याद करना है, मतलब जो भी पॉइंट्स आपको याद हो सकते हो वो आपको याद करना है। ओके, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके फीचर्स क्या क्या हैं, तो आप सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी के रूप में एक डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। उस डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से इंस्पायर थी। इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। ये पीसफुल भी रही और हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसको मॉडिफाई भी करा। मतलब ओवरऑल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पंडित जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी पर ही बेस्ड थी। देन अब बताएंगे आप उसके एक एक करके फीचर्स। ओके, तो पहला फीचर है नेम। तो आप इसमें बताएंगे कि नेम क्या था। तो बेसिकली क्या था, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस था जो बांडोंग सिटी थी जो कि इंडोनेशिया में है, वहीं पर ये हुआ था। और जो ये एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस था इसको बोला जाता है बांडोंग कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये बैंडंग सिटी में हुआ था, इसीलिए इसको बैंडंग कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसी मीटिंग के दौरान नेम को स्टैब्लिश कर दिया गया था। उसके बाद आप बताएंगे नेम के फर्स्ट समिट जो कि बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। ये था फर्स्ट फीचर। अब बात करते हैं दूसरे फीचर। जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के दूसरे फीचर की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है पंचशील एग्रीमेंट। तो आप फिर इसमें ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि पंचशील एग्रीमेंट 1954 में हुआ था और ये इंडिया और चाइना दो कंट्री के बीच में हुआ था। उस समय इंडिया में रूल कर रहे थे नेहरू जी और चाइना के थे प्राइम मिनिस्टर जू एनलाई। इसके दौरान हमने 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस को साइन किया था। मतलब पंचशील एग्रीमेंट बेसिकली क्या था, ये 5 सिद्धांतों का एक समूह था जिसको इंडिया और चाइना ने साइन किया था, जिसमें था कि एक दूसरे की कंट्री को फेवर करेंगे और शांति बना के रखेंगे। तो ये सारे फीचर्स थे जो हमने इस पॉलिसी के दौरान करी थी। इसके अलावा आप और भी सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इसके बाद है कोलोनाइजेशन एंड इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट में है। जैसे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कोलोनाइजेशन, मतलब जैसे हम सभी जानते हैं कि इंडिया 200 सालों तक डीकोलोनाइजेशन में मतलब कोलोनाइजेशन में रहा। और इम्पेरियलिज्म, तो इंडिया जो डेमोक्रेसी का महत्व है वो समझ चुका है, तो इसीलिए इंडिया कोलोनाइजेशन और इम्पेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद के खिलाफ है। तो ये भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। दूसरा आप बता सकते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो रेसिज्म के अगेंस्ट में है। रेसिज्म मतलब रंग भेद, जो हम रंग के आधार पर भेदभाव करते हैं उसके अगेंस्ट में है। ये आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट। देखिए, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो ह्यूमंस के राइट को बचा के रखती है, उनके रिस्पेक्ट करती है। इसीलिए इंडिया में डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है कि सारी पावर इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से जनता के पास ही होती है, क्योंकि जनता ही चुनते हैं अपने लीडर्स को। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है स्ट्रेस ऑन नियो। मतलब इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो नियो पे स्ट्रेस करती है। अब नियो क्या था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये ग्रुप या ये ऑर्गेनाइजेशन उन देशों के द्वारा बनाया गया था जो देश बहुत गरीब थे, जो डेवलप्ड कंट्री नहीं थे, जो डेवलपिंग नेचर में थे और जो हाल ही में आज़ाद हुए थे। इन्होंने पूरा मिलकर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और इंडिया इसको फेवर करती थी कि ये जो न्यू है ये डेवलप होंगे। इसके बाद आप बता सकते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपहोल्ड पीस एंड स्टेबिलिटी। मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से शांति को ही बढ़ावा देती है और स्टेबिलिटी बनाए रखने का काम करती है। और इसके अलावा आप ये वाले पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंडिया सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखती है। इंडिया सिर्फ अपने ही देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट नहीं करती, ये दूसरे देशों की भी इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करती है। देखिए, सॉवरेन मतलब तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया के इंटरनल मैटर में किसी बाहरी कंट्री का मतलब फॉरेन कंट्रीज का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ना ही ये इंडिया करेगी और ना ही इंडिया के मैटर में कोई और कंट्री करेगी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि सबको एक साथ लेकर चलना, तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ही पार्ट है। देखिए, हमने इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के रूप में काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब आपको सारे नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ वही पॉइंट्स लिखने हैं जो आपको याद हो सकते हैं।
जो आपको लग रहा है कि मेरे को ये इजी लग रहा है, मैं ये याद कर सकती हूँ, उनको आप याद कर लीजिए। एटलीस्ट आपको 6 याद करने होंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी आता है और 6 मार्क्स का भी आता है। तो 4 और 6 कितने भी मार्क्स का आएगा, आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखनी है, फिर जितने मार्क्स का आएगा उतने पॉइंट्स लिखने हैं, तब आप पूरे स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वर द रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इन शेपिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सेम क्वेश्चन है। देखिए, अभी हमने फॉरेन पॉलिसी की बात करी और उसमें हमने ये भी बात किया था कि जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बनाया जा रहा था, तो उसमें एक जो जाना माना चेहरा है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो या तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पूछे या ये पूछे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्या रोल था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं। कुछ पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आया तो। जैसे नेहरू जी का अगर स्पेसिफिकली पूछा है तो आप बताइए कि इंडिया के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये प्राइम मिनिस्टर भी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे। और 1946 से लेकर 64 तक जितने भी डिसीजन लिए गए वो नेहरू जी के डिसीजन या फिर नेहरू जी के सहमति के साथ ही लिए गए थे। ये सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। देन आप आ जाएंगे कि फॉरेन पॉलिसी निम्नलिखित है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया आर फॉलोइंग। आप ये सब बताएंगे। नेहरू जी का रोल, देखिए आपको पॉइंट्स लिखने हैं, फिर नेहरू जी का उसमें थोड़ा सा रोल बता देना है। जैसे इम्फेसाइज नेसेसिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर, अभी हमने बात किया था न्यू, जिसमें हम न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो वही पॉइंट है, बिल्कुल आपको वही लिखना है कि जो इंडिया है वो इंटरनेशनल ऑर्डर को रिस्पेक्ट करता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी यही चाहते थे कि इंटरनेशनल ऑर्डर बने, ताकि एक कंट्री, कोई सुपर कंट्री दूसरी जो गरीब देश है उन देशों के ऊपर अपना डोमिनेंसी ना बना सके। दूसरा नेम, देखिए इंडिया ने जैसे नेम को बनाया उसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, लेकिन 5 फाउंडिंग मेंबर्स में से इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है, जिसके उस समय पे मेंबर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो नेम से काफ़ी इन्फ्लुएंस है, और नेम में, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नेम का आना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ही श्रेय जाता है। फिर दूसरा आप बता सकते हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन। यस, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में म्यूचुअल कोऑपरेशन काफ़ी है। देखिए, हम हमेशा पीस को मेंटेन करने की बात करते हैं, इंटीग्रिटी को बनाए रखने की बात करते हैं, तो ये कोऑपरेशन ही तो हुआ, हम एक दूसरे देशों के साथ कोऑपरेट करते हैं। तो आप ये बताएंगे, और नेहरू जी का रोल इसमें फिर एक्सप्लेन कर देंगे। बस आपको ये लिखना है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन के दौरान नेहरू जी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। हम जैसे रशिया, यूएसए, हम इन सभी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन हमारे थे, और इन सभी कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन अच्छे थे क्योंकि हम कोऑपरेट करके चल रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट फीचर बता सकते हैं आप, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब इंडिया ने अपनी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको बचाए रखने की बहुत कोशिश करी, और यही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी है। तभी तो हम चाइना से हमेशा बचाते रखते हैं, पाकिस्तान से बचाने की कोशिश करते हैं, और इसमें नेहरू जी का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि उन्होंने भी बहुत जगह पर इंडिया का बहुत फेवर लिया है। इसके बाद वही पॉइंट अगेन, इम्पेरियलिज्म, इंडिया इम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट में है, और नेहरू जी भी यही चाहते थे क्योंकि देखिए इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो नेहरू जी से ही इन्फ्लुएंस थी। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मना कर देते, जो भी डिसीजन इंडिया ले रहा था एज इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो ये सब नहीं ले पाता। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगेन सारे पॉइंट्स नहीं लिखने, आपको कुछ पॉइंट्स ही लिखने जो आपको याद हो सके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट व्हाट आर द मैटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में इंडिया और चाइना के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो लिखने, मतलब इंडिया और चाइना के बीच जो वाद विवाद है उनको डिस्कस करना है। तो अगेन ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा या तो 6 मार्क्स का आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में ही आते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन में इंडिया और चाइना की बात हो रही है, तो आप दोनों के बारे में बात करेंगे। इंडिया और चाइना के बारे में, रिलेशन के बारे में आप बात करेंगे, जिसमें आप बताएंगे इंडिया आज़ाद कब हुआ, चाइना आज़ाद कब हुआ, इंडिया की आइडियोलॉजी क्या है, चाइना की आइडियोलॉजी क्या है। बस इतना ही लिखना है। 2 लाइन आप डिस्क्रिप्शन के रूप में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए जरूर लिखिए। उसके बाद आप सीधा पॉइंट्स के ऊपर आ जाएंगे कि कौन कौन से मैटर हैं जो एज अ कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में है। तो पहला है बॉर्डर डिस्प्यूट। तो ये तो सभी जानते हैं कि जो चाइना है वो हमेशा इंडिया की टेरिटरी पे हमेशा अटैक करने के लिए रेडी रहता है, और अब तो वो पाकिस्तान के साथ हो गया है। अब पाकिस्तान और चाइना दोनों ही कंट्री इंडिया को बार बार परेशान करते रहते हैं एज ए इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करके। तो पहला है बॉर्डर डिस्प्यूट। अब चाइना के साथ भी ना हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट काफ़ी है। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो चाइना है वो जो लद्दाख का एरिया है, जो जिसको हम अक्साई चीन बोलते हैं, उसको भी उसने कैप्चर करके रखा है, और
नेफा जो कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ये जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसमें भी उसने अपना कब्जा बना रखा है। और अब चाइना ये कहता है कि ये जो अक्साई चीन है लद्दाख में वो भी मेरा है, और ये अरुणाचल प्रदेश में जो रीजन है नेफा वो भी मेरा है। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट है। इंडिया कहती है ये हमारा टेरिटरी है, और चाइना कहता है नहीं ये हमारा टेरिटरी है। ऑब्वियसली चाइना का तो नहीं है, बट वो हमेशा लड़ता तो कोई ना कोई रीजन, वैलिड रीजन पे ही है। खैर चलिए अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है वॉर ऑफ 1962। अब 1962 का जो वॉर हुआ था जिसमें इंडिया हार गया था और चाइना की जीत हो गई थी, ये वॉर भी दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट के रूप में है। 1962 का जो वॉर था उसी दौरान चाइना ने इंडियन टेरिटरी के काफ़ी सारे पार्ट्स पे इंटरफेयर करा था, और तभी से ये जो वॉर है वो हुआ और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लग गए। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। थर्ड है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ तिब्बत। देखिए जब इंडिया और चाइना ने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था तब तक तो हमारे रिलेशन ठीक थे, लेकिन जैसे ही दलाई लामा जो कि तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर थे वो इंडिया आ जाते हैं अजाइलम के लिए, शरण लेने के लिए, और इंडिया उनको वेलकम करता है, उनको मना नहीं करता, अपनी कंट्री में उनको सहारा दे देता है, तभी से इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस थे वो खराब हो गए थे। तो मतलब तिब्बत की वजह से ही इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी सारे डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, आपको इनको एक्सप्लेन करना है। देन फाइनेंशियल हेल्प टू पाकिस्तान। अब दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी है कि जो चाइना है वो हमेशा पाकिस्तान को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता रहता है, इसको फाइनेंशियल एड देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया के ऊपर ज़्यादा अटैक करने की तैयारी करती रहती है या इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करते हैं। तो ये भी दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा है चाइना अपोज्ड इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट गेन कर लिया, लेकिन जब इंडिया की बारी आई थी, जब इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट गेन करना चाहता था तो चाइना ने इंडिया का साथ नहीं दिया, और यही दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट का रीज़न भी है। नेक्स्ट है वन बेल्ट वन रोड। अब जैसे हमने अभी बात करी कि जो चाइना है वो पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड देता है, पैसे प्रोवाइड करता है, और पाकिस्तान इसी के दम पे इंडिया से बार बार अटैक करने की बात कहती है कि मैं बार बार न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दूंगा। अब चाइना ने एक और काम करा है जो देखिए, जैसे हम सभी जानते हैं कि इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है और इधर चाइना है। तो चाइना ने यहाँ से एक रोड बनाया है जिसको बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड, उसका नाम है ये। और वो जो रोड है वो चाइना और पाकिस्तान को जोड़ता है, बट ये इंडिया के टेरिटरी से होके जा रहा है। तो ये एक इंडिया इसका अपोज करती है, बट चाइना और पाकिस्तान इसका फेवर करते हैं। तो ये भी दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना हुआ है। तो ये थे हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स के काफ़ी सारे रीजंस। तो आपको अगेन जो पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं या फिर जो आपको याद हो सकते हैं, जो इजी लगते हैं, प्लीज़ आप उन्हीं को याद करिए, उनके आंसर्स को लिख कर उसकी प्रैक्टिस करिए, बिकॉज ये क्वेश्चंस तो एवरग्रीन है जो आते ही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगेन ये क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन है, या तो 4 मार्क्स का पूछेगा या तो 6 मार्क्स का पूछेगा। तो अब इसमें बताना है, अभी हमने इंडिया और चाइना के बारे में बात किया था, लेकिन इसमें बात करेंगे हम इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो देखिए भाई, पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान, मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स ही ज़्यादा है, मतलब फेवर के जो इश्यूज़ हैं वो तो बहुत कम है। आई होप ये भी बढ़ सके। ओके, तो हम बात करते हैं अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अगेन क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको सबसे पहले इंट्रो देना है जिसमें आप इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इंडिया बताएंगे कि इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ और वहीं पाकिस्तान का 1947 में जन्म हुआ। और फिर आप दोनों की थोड़ी थोड़ी पॉलिसीज़ बता देंगे कि इंडिया किस तरीके से काम करता है, फिर पाकिस्तान किस तरीके से काम करता है। और उसके बाद आप सीधा लिखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर फॉलोइंग। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स फॉलोइंग। पहला कॉन्फ्लिक्ट है बॉर्डर डिस्प्यूट। देखिए, चाइना के साथ भी इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट है और पाकिस्तान के साथ भी इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट है। पाकिस्तान के साथ जो POK, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो है क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर के पार्ट को ऑक्यूपाई कर रखा है। अब पाकिस्तान कहता है ये पार्ट मेरा है, जिसको हम POK के नाम से भी जानते हैं, और इंडिया कहता है ये पार्ट मेरा है। इसी तरीके से चाइना ने भी अटैक कर रखा है अक्साई चीन पे, वो भी कहता है ये पार्ट मेरा है। तो पाकिस्तान के साथ हमारा डिस्प्यूट है बॉर्डर डिस्प्यूट का। ओके, नेक्स्ट डिस्प्यूट है हमारा इंडस वाटर डिस्प्यूट। देखिए, हम सभी जानते हैं कि इंडस रिवर जो बहती है उसके वाटर को लेके दोनों कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है। प्रॉब्लम ये है कि दोनों कंट्री कि इनका जो वाटर है, मतलब इंडस रिवर जो है, उसका वाटर कौन सी कंट्री
कितना यूज़ करेगी, मतलब पाकिस्तान कितना करे, इंडिया कितना करे। पाकिस्तान कहता है कि मैं पानी यूज़ करूँगा और इंडिया कहता है मैं करूँगा। तो इसी में 1960 में एक ट्रीटी करी गई थी जिसमें ये बता दिया गया था कि कुछ रिवर है उनका यूज़ पाकिस्तान करेंगी और कुछ रिवर के वाटर का यूज़ इंडिया करेगी। तो 1960 में इसको सेटल करा गया था, ओके, ट्रीटी के थ्रू। और लेकिन उससे पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट का इशू था। इसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न है वो है पाकिस्तान फंड टेररिज्म। देखिए, हम सभी जानते हैं इंडिया में बार बार टेररिस्ट अटैक होता रहता है और कई बार ये देखा गया है कि पाकिस्तान ही उन टेररिस्ट को फंड देता है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच क्लैशेस होते रहते हैं, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वॉर ऑफ बांग्लादेश जो कि 1971 में हुआ था। हम सभी जानते हैं कि 1971 में वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था, बट इंडिया का खास इसमें रोल नहीं था। ये वॉर हुआ और इसी के दौरान बांग्लादेश जो कंट्री है वो उभर कर सामने आई। लेकिन बांग्लादेश तो उभर गई, लेकिन इसमें जो डायरेक्ट वॉर था वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश के काफ़ी सारे लोग इंडिया में आ रहे थे, जिस वजह से इंडिया को डिसीजन लेना पड़ा और इसी वजह से इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो गया और ये एक दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का इशू बन गया। सो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हैं। आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है, ओके। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप दिस इज द लास्ट स्लाइड। व्हाट इज द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है कि इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो क्या है। देखिए, अभी हमने फॉरेन पॉलिसी की बात करी थी, उसके बाद हमने चाइना के साथ डिस्प्यूट के बारे में बात करी, पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है, प्लीज़ आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन 6 या 4 मार्क्स का आएगा। आपको सबसे पहले इंट्रो देना है। इंट्रो में आप बताएंगे कि जो न्यूक्लियर पावर है वो अभी तक किन किन देशों के पास है। ज़्यादातर यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना, इन कंट्रीज़ के पास है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही कंट्रीज़ हैं जो यूएन के परमानेंट मेंबर भी हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इन कंट्रीज़ ने अपना खुद तो न्यूक्लियर पावर गेन कर लिया, लेकिन ये दूसरे देशों को गेन नहीं करने दे रहे हैं, जिसके थ्रू ये एनपीटी को या ऐसे कई सारे ट्रीटी हैं जो उनके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, बट इंडिया इनको रिफ्यूज़ कर रहा है। आपको सारे नहीं लिखना, आपको ये 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। उसके बाद आप बताएंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने 1974 में किया था, जो कि पोखरन में करा था। जो पोखरन कहाँ पे है? राजस्थान में। और इसका कोड नेम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, और इसका श्रेय किसको जाता है? होमी जे बाबा जी को इनका श्रेय जाता है। और जब इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इंडिया का प्रोटेस्ट किया था, बट इंडिया ने अपना साइड लेते हुए कहा था कि हमने ये पीसफुल एक्सप्लोजन के रूप में करा है, हमारा इससे कोई युद्ध या वॉर करने का कोई इंटेंशन नहीं था। इसके कुछ साल बाद इंडिया ने दोबारा सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया और इस बार इंडिया ने 1, 2 नहीं सीधा 5 न्यूक्लियर टेस्ट किया, और ये भी पोखरन में ही करा गया था। कब करा गया था? 1998 में। इसका कोड नेम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति, और ये सक्सेसफुल भी रहा था। इसी के बाद इंडिया ने अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री के रूप में डिक्लेयर कर दिया था पूरे देश के सामने। इसके बाद आप बात करेंगे फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर पॉलिसी। अगेन आप घबराइए मत, क्योंकि आपको ये सारे पॉइंट नहीं लिखने हैं, आपको वही पॉइंट लिखने हैं जो आपको याद हो सके। तो इसमें से 1-2 पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और उसको ही याद करके उसको अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। न्यूक्लियर पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे तो पहला है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इंडिया की एक बहुत फेमस पॉलिसी है, टैगलाइन भी है एक तरीके से, नो फर्स्ट यूज। मतलब इंडिया हमेशा कहता है कि हमने न्यूक्लियर पावर तो गेन कर लिया, लेकिन हम कभी भी पहले इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर हमारे साथ किसी देश की लड़ाई हो रही है तो जब तक सामने वाला देश हमारे पे न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेगा तब तक हम भी नहीं करेंगे। ये है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। दूसरा है टू अपोज एनपीटी एंड सीटीबीटी। देखिए, एनपीटी का फुल फॉर्म है नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और सीटीबीटी का कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये देखिए, ये कुछ ऐसी ट्रीटीज़ हैं जो दूसरे देशों के द्वारा जो गरीब देश है उनके ऊपर थोपा जा रहा है। मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा छोटे देशों के ऊपर थोपा जा रहा है। और अगर जिस कंट्री ने इनको साइन कर दिया, उसका मतलब वो कंट्री अब जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो नहीं कर सकती है, और इसी का इंडिया अपोज करती है। इंडिया कहती है कि अगर जो बड़े देश हैं, जो गरीब ना होकर अमीर जो देश हैं, जो डेवलप्ड देश है, अगर उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट गेन कर लिया तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको भी तो न्यूक्लियर टेस्ट गेन करने दीजिए। इसी का इंडिया अपोज करती है। नेक्स्ट फीचर आप बता सकते हैं यूज़ फॉर पीसफुल पर्पस। अब इंडिया ने बोला कि हम न्यूक्लियर वेपन तो यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमने न्यूक्लियर पावर तो गेन कर ली, लेकिन हम कभी भी इसको वॉर के लिए यूज़ नहीं करेंगे,
किसी के ऊपर अटैक करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, हम हमेशा इसको पीसफुल पर्पस के लिए ही यूज़ करेंगे। देखिए, एक इंटरनेशनल लेवल पे होने की वजह से हमें सेफ्टी का काफ़ी सारा ध्यान, सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा तो कोई भी कंट्री हमारे पे अटैक कर सकती है, और अगर कोई कंट्री अटैक करती है तो हम उस पर काउंटर अटैक नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास न्यूक्लियर पॉलिसी या न्यूक्लियर पावर ना हो तो ये होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो है, जो अभी अभी थोड़ा रिसेंट है, जो ऐड हुआ है, ये कहता है कि मॉडिफाई न्यूक्लियर पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी एंड नीड ऑफ द इंडिया। अब इसका जो श्रेय है वो जाता है हमारे रिसेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को। इन्होंने कहा कि ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना, जो ये सब सुन रहे हैं कि हम नो फर्स्ट यूज़ करेंगे, हम पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, हम किसी से के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ये चेंज हो सकता है अगर हमारी सिक्योरिटी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा या हमारी सिक्योरिटी खतरे में आई या हमारे लोग सिटीजन्स खतरे में आए, तो हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकते हैं और हम भी न्यूक्लियर पावर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे न्यूक्लियर पावर के फीचर्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें सारे पॉइंट्स डिस्कस करे गए हैं। अगेन आपको वही पॉइंट्स लिखने हैं जो आपको ईजी लगते हैं और जो आपको याद हो सकते हैं। So I hope that video was helpful for you all. So thank you so much for watching this video. If you like that video, so please hit the bell icon and subscribe the channel. Thank you so much.